वेलकम टू आवर क्लास। आज की क्लास में हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़ा था, जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पे अब हम उसका हाफ पार्ट पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ में हम बेसिकली ह्यूमन टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे 4 टाइप के एनिमल टिश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट इज़ एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। इन चारों टिश्यूज़ के बारे में हम सेपरेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज़ से। सो एपिथेलियल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्क्वैमिश एपिथेलियम, नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम। ये 4 टाइप की एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं। सो अब हम वन बाय वन सबको देखेंगे। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं? सो एपिथेलियल टिश्यूज़ ये सबसे थिनेस्ट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है शीट्स की ऑन द अपर बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी कैविटी और द कवरिंग ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है। सो एपिथेलियम टिश्यूज़ क्या है? एपिथेलियम टिश्यूज़ जो होते हैं ये थिन और प्रोटेक्टिव कंटिन्यूअस शीट है किसकी? सेल्स की। मतलब फॉर एग्जांपल ये हमने अपना हैंड ड्रॉ करा है। ठीक है। हमारे हैंड की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसका काम क्या है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। ठीक है। ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रही है, यहीं से सिक्रीशन भी हो रहा है। ठीक है। यहीं से एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक। ये मेजरली 3 टाइप के फंक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे। अब आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मैम यहाँ से प्रोटेक्शन कैसे मिल रहा है, हमें अपनी स्किन से प्रोटेक्शन कैसे मिल सकता है? सबसे मेजर जो वर्क है हमारी एपिथेलियम टिश्यू को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना ऐसे है कि हमारी जो सेल्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टली आपस में पैक्ड हैं, और इनकी कॉम्पैक्ट पैकिंग की वजह से हमारे जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या जर्म्स हैं वो डायरेक्टली हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन से कांटेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी सेल्स ने कोई भी स्पेस खाली नहीं छोड़ा है, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिजम्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर आके हार्म पहुँचा सकें। ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट आए सिक्रीशन। हमारी स्किन क्या सिक्रीट कर रही है? हमारी स्किन में से सिक्रीशन होता है फॉर एग्जाम्पल स्वेट। हमारी स्किन में हमें पता है स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम होता है स्वेट को सिक्रीट करना। ये सिक्रीशन है। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? हमारी स्किन में बहुत छोटे छोटे माइन्यूट जो है पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी जो है जो सरफेस पे जो भी हम अमाउंट में जो भी फ्लूइड लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वाटर है स्किन हमारी वाटर एब्जॉर्ब करती है। अगर हम अपने स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए हम मॉइस्चराइजर्स लगाते हैं, मोस्टली विंटर सीजन्स में हम मॉइस्चराइजर्स का यूज़ करते हैं। उसके लिए भी हमारी स्किन क्या करती है? उस मॉइस्चराइजर को एब्जॉर्ब करती है अपने में। ठीक है। इस छोटे से पॉइंट से हमें 3 मेन फंक्शंस समझ में आ गए हमारी एपिथेलियल टिश्यू के। फर्स्ट ये है कि वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है ताकि कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में ना एंटर कर सके। सेकेंड ये है हमारी बॉडी जो है सिक्रीट कर रही है स्वेट ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल हमने स्वेट ग्लैंड का लिया कि हमारी बॉडी के स्वेट ग्लैंड से जो स्वेट सिक्रीट होता है वो भी हमारे स्किन सर्फेस से ही सिक्रीट होता है। थर्ड हमने ये पढ़ा कि एब्जॉर्प्शन कर रही है। एब्जॉर्प्शन कैसा? हम अपनी बॉडी सरफेस पे अगर किसी भी टाइप का मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं या वाटर ही है हमारी बॉडी पे, तो वो कुछ टाइम बाद जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है हमारी स्किन। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन में बहुत ही माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या है एपिथेलियल टिश्यू की? इट कवर्स द सर्फेस ऑफ द बॉडी एंड लाइंस द वेरियस बॉडी कैविटीज एंड इंटरनल ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्लड वेसल्स। इन्होंने लोकेशन क्या बताई? हमारी बॉडी का जो भी पूरी बॉडी का जो आउटर सरफेस है वो पूरा कवर्ड है एपिथेलियल टिश्यू से। हमारी बॉडी में जो कैविटीज़ हैं, जो एम्प्टी स्पेस होते हैं, हमारी बॉडी में जो खाली जगहें होती हैं वो भी फिल्ड है एपिथेलियल टिश्यू से। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने स्टमक की भी बात करें, हमारे स्टमक का जो आउटर सरफेस है वो भी कवर होता है एपिथेलियल
टिश्यू से। अब वो कौन सा टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। उसके बाद हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं। सो हमारे ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग है, अपर लाइनिंग है, वो भी किसकी है? वो भी है एपिथेलियल टिश्यूज़ की। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सो द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन एंड द लाइनिंग सर्फेस ऑफ द माउथ, नोज, लंग्स एंड स्टमक आर किसके हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ के हैं। ठीक है। सो इसमें ज़्यादा हमें नहीं याद रखना है, हमें मेजरली हमारी अपर बॉडी सरफेस, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनका अपर सरफेस, बॉडी कैविटी, ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, ये सब भी किससे बनी हुई हैं? एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई हैं। नेक्स्ट हमारी ये माउथ लाइनिंग, नोज़ लाइनिंग ये और लंग्स लाइनिंग, ये भी किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यूज़ की बनी हुई हैं। नेक्स्ट इज शेप कैसा होता है एपिथेलियल सेल्स का। सो एपिथेलियल सेल्स का कोई एक फिक्स शेप नहीं है। जैसे हमने ये पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यूज़ हमने 4 टाइप्स के पढ़े। फर्स्ट हमने पढ़ा स्क्वैमिश एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ठीक है। सो अगर 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं, सो उनकी जो सेल्स का जो शेप होगा वो भी डिफरेंट होगा। ठीक है। सो इट मे बी फ्लैट, क्यूबॉइडल और कॉलमनर इन शेप। ठीक है। तो इन तीनों में से कोई भी शेप हो सकता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का। नेक्स्ट फंक्शन क्या है एपिथेलियल टिश्यूज़ का? सो मेजर फंक्शन जो है एपिथेलियल टिश्यू का वो ये है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड सेंसरी पर्सपेक्शन। ठीक है। सो ये मेजर टाइप के फंक्शंस हैं हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ के। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है ऑन स्किन, एब्जॉर्प्शन या सिक्रीशन हो रहा है एज इन इंटेस्टाइन, एंड सेंसरी पर्सपेक्शन भी हमें कहाँ से मिलता है? अपनी एपिथेलियल टिश्यू से मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंसरी का एग्जांपल लें, सो अगर हमारी बॉडी पे कोई भी नोकीली चीज़ अगर टच होती है तो हमें फ़ौरन उसका सेंसेशन मिलता है कि हाँ ये जो है इससे हमें टच हुआ तो हमें इससे जो है हार्म हुआ। या अगर हमारा हाथ किसी भी हीट वाली चीज़ से टच होता है तो हम फ़ौरन अपना हाथ हटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे हीटिंग सेंसेशन मिलता है जो ये समझ में आता है कि ये हमारी बॉडी टॉलरेट नहीं कर सकती इतना। ठीक है। सो ये जो है फंक्शन थे हमारी एपिथेलियल टिश्यूज़ के। सो अब आगे हम चल के देखते हैं टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़, जहाँ पे मेजरली 4 स्ट्रक्चरली डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं एपिथेलियल टिश्यूज़ की। सबसे पहला है स्क्वैमिश एपिथेलियम। सो स्क्वैमिश एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच आर थिन, फ्लैट एंड विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई क्लोजली पैक्ड। ठीक है। सो स्क्वैमिश एपिथेलियम अगर सेल्स हमें समझना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सो सिंपली आप अपने घर की फ्लोरिंग देखिए। हमारे घरों के फ्लोर्स पे जो टाइल्स लगे होते हैं, टाइल्स कैसे होते हैं? काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होते हैं। ठीक है। सो इसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्क्वैमिश एपिथेलियम का। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट होती हैं, थिन होती हैं एंड इनके पास जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहा गया। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का क्या मतलब होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियस ऐसा जो कि काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग उसकी इमेज हो कि वो हमें ईजिली अंडर माइक्रोस्कोप वो विजिबल हो जाए, और वो मोस्टली प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द सेल। तो इस तरीके के न्यूक्लियस को हम प्रोमिनेंट न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कैसी सेल्स हैं? ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। अगर हम टाइल्स की ही एग्जाम्पल लेके चलें तो हम क्या देखते हैं, जो लेबर है वो हमारे घर के टाइल्स को एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली पैक करके अरेंज करता है। क्यों? ऐसा क्यों नहीं है कि वो एक टाइल्स यहाँ लगाया फिर थोड़ा सा गैप कर दिया फिर थोड़ा सा गैप कर दिया, ऐसे करके टाइल्स क्यों नहीं लगते हैं? इसलिए क्योंकि अगर हम टाइल्स के बीच में अगर हम गैपिंग छोड़ देंगे तो उस गैपिंग की वजह से वो क्या होगा, टाइल्स जो है कुछ टाइम में अपने आप जो है बाहर निकल जाएंगे, या जितना भी डर्ट है या वाटर है वो सारा का सारा इस विजिबल एरिया में जमने लगेगा। अल्टीमेटली वो भी सेम काम करेगा कि उसकी वजह से भी टाइल्स से रिमूव हो जाएंगे। तो हमें तो ऐसा नहीं करना, हमें तो बॉडी की बात है तो यहाँ पे हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए। इसीलिए हम पैकेजिंग जो है बहुत ज़्यादा क्लोज करते हैं ताकि थोड़ा सा भी इंटरसेलुलर स्पेस ना मौजूद हो, जिसकी वजह से हमारी सेल्स को कोई भी हार्म पहुँचे। नेक्स्ट स्क्वैमिश एपिथेलियम कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? सो दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ द माउथ, नेसल कैविटी, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स। हमारे माउथ का जो अपर लाइनिंग होती है, ठीक है, माउथ की जो अपर लाइनिंग होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं स्क्वैमिश एपिथेलियम सेल। नेक्स्ट नेसल कैविटी में, हमारी नसल कैविटी में भी एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट हैं एंड लिम्फ वेसल्स में। ठीक है।
अब आप कंफ्यूज अगर हो रहे होंगे कि लिम्फ वेसल्स क्या होते हैं, हमारी ब्लड वेसल्स के थ्रू जब ब्लड पास होता है तो हमारी ब्लड वेसल्स में हमने ये पढ़ा है कि काफ़ी ज़्यादा जो थिन होती हैं और उस थिन की वजह से उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ब्लड में जो फ्लूइड होता है वो दूसरी टाइप की वेसल्स में आ जाता है। ठीक है, जो दूसरी टाइप की वेसल्स में आ रहा है ये पोर्स के थ्रू, इन्हीं वेसल्स को हम लिम्फ वेसल्स कहते हैं। इन लिम्फ वेसल्स का काम क्या है? लिम्फ वेसल्स का काम है ब्लड में से जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो बाहर आ गया, उसको कैरी करके दोबारा से इसको ट्रांसपोर्ट कर देना ब्लड वेसल्स के अंदर। ये काम होता है लिम्फ वेसल्स का। एंड लिम्फ वेसल्स में जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है उस फ्लूइड को हम लिम्फेटिक फ्लूइड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द स्क्वैमिश एपिथेलियम प्रोटेक्ट the underlying parts from mechanical injury, germs, harmful chemicals and drying up। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वैमिश एपिथेलियम का क्या काम है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनको किसी भी मैकेनिकल इंजरी से। अब ये मैकेनिकल इंजरी से कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल, हमने ये पढ़ा है कि एपिथेलियम टिश्यूज़ जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के इंटरनल कैविटीज़ में। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्टमक का स्ट्रक्चर हमने बनाया और यहाँ पे हमारा समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से लीवर प्रेजेंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच में फॉर एग्जांपल बॉडी कैविटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एपिथेलियम टिश्यूज़ प्रेजेंट हैं। अगर किसी भी बाहरी फोर्स की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई अगर हमें जो है एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, उसकी वजह से बॉडी का स्टमक एंड लीवर इन दोनों के बीच में कोई भी तरीके की इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो एपिथेलियम सेल्स होते हैं जो कि इस कोलिजन को प्रोटेक्ट करें, टू प्रोटेक्ट दिस कोलिजन। ठीक है, इसी वजह से हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सभी में अगर थोड़ा सा भी कैविटी प्रेजेंट होती है तो वहाँ पे एपिथेलियम टिश्यूज़ आ जाते हैं, ताकि किसी भी टाइप का अगर आउटर इन्वायरमेंट में हमें किसी भी टाइप की अगर इंजरी हमें हुई है तो उसकी वजह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स अपनी अपनी पोजीशंस पे रहें। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं मैकेनिकल इंजरी से। नेक्स्ट इज जर्म से भी प्रोटेक्ट करती हैं ताकि बाहर से कोई भी जर्म आके हमारी बॉडी को कोई भी इफेक्ट ना कॉज करे हार्मफुल केमिकल से। एंड ड्राइंग अप मतलब बॉडी का जो इंटरनल लिक्विड इन्वायरमेंट है उस लिक्विड इन्वायरमेंट को मेंटेन करती हैं ताकि हमारा जो सेल्स का इंटरनल एरिया है वो बिल्कुल जो है ड्राई ना हो जाए। नेक्स्ट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम इज अ टाइप ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज। इट इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ kidney tubules and some glandular ducts such as salivary gland and pancreatic duct। ठीक है, ये तो हमें लोकेशंस बताई हैं कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम कौन कौन से लोकेशंस पे पाया जाता है। बट उससे पहले हमें ये समझना है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम का शेप कैसा है एंड इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, सबसे पहले क्यूबॉइडल सेल्स जो होती हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की जो क्यूबॉइडल सेल्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा टॉल होती हैं साइज में। ठीक है, क्यों? उसके नाम से समझ में आ रहा है, क्यूबॉइडल नाम है। ठीक है, क्यूबॉइडल नाम है तो इनका लेंथ जो होगी लेंथ में काफ़ी टॉल होंगी। नेक्स्ट इज दे कंटेन ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर होती है क्यूबॉइडल सेल्स की, मल्टीपल लेयर्स नहीं होती हैं। देयर इज ओनली अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। देयर इज सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है? इनका न्यूक्लियस भी इनके सेंटर पे प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियस जो है स्फेरिकल होता है शेप में। दिस इज न्यूक्लियस विच इज स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट इज अब हमें ये देखना है कि इसका लोकेशन क्या है। लोकेशन हमारे किडनी ट्यूबल्स जो होते हैं, जो किडनी ट्यूबल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। ग्लैंडुलर डक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सेलिवरी डक्ट जहाँ से सलाइवा सिक्रीशन होता है। ठीक है, डक्ट क्या होती है? इसको ऐसे समझते हैं,
फॉर एग्जाम्पल हम अपने गार्डन में जब पानी देते हैं सो हम अपने जो टैप होता है उसको कनेक्ट कर देते हैं किसी वाटर पाइप से, ठीक है। वाटर पाइप से हमने कनेक्ट कर दिया। अब जो है इस टैप के थ्रू वाटर जो है ईजिली उस स्पेसिफिक एरिया पे पहुंच जाएगा गार्डन के जहाँ पे हमें जो है वाटरिंग करनी है, ठीक है। सो ये जो वाटर पाइप है, ये वाटर पाइप एक्ट करता है एज अ डक्ट, ठीक है। ये एज अ डक्ट की तरह काम करता है। इसी तरीके से सेम हमारी बॉडी में क्या होता है, अब हमारी बॉडी में माउथ में हमें ये पता है सलाइवा सिक्रीट होता है, ठीक है। सलाइवा सिक्रीट हो रहा है। हम कोई भी बहुत अच्छी चीज़ के बारे में अगर हम सोचते हैं तो अचानक से हमारे मुंह में सलाइवा आना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम गोलगप्पा, चाट, मोमोज इन सब के बारे में सोच रहे हैं तो अभी मैं बोल रही हूँ आपके मुंह में जो है पानी आना शुरू हो रहा होगा, ठीक है। सो ये पानी कहाँ से आ रहा है? सो इसके लिए एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ डक्ट है जिसे हम सेलिवरी डक्ट कहते हैं। ये सेलिवरी डक्ट जो है ये एज अ पाइप की तरह काम करती है, जो कि फॉर एग्जांपल ये लोकेशन है, यहाँ पे हमारे सेलिवरी डक्ट प्रेजेंट है। सो ये जो पाइप के थ्रू जो है ये सलाइवा जो है हमारे उस पार्टिकुलर लोकेशन पे आ जाता है जहाँ पे उसकी नीड होती है, ठीक है। सो इस डक्ट में क्या प्रेजेंट होता है? किस तरीके की लाइनिंग होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। उसी तरीके से पैंक्रियाटिक डक्ट में कौन सी लाइनिंग होती है? वहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होती है। क्यों? क्योंकि पैंक्रियाज क्या सिक्रीट करता है? पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है एंड वेरियस पैंक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, ठीक है। सो इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमको किसकी ज़रूरत पड़ेगी? पैंक्रियाटिक डक्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि किसकी बनी हुई है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी हुई है, ठीक है। ये इमेज है यहाँ पे, दिस इज एपिथेलियम क्यूबॉइडल। सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डबल लेयर्स में सेल प्रेजेंट, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंगल लेयर्स में सेल प्रेजेंट है। टॉल है हाइट में एंड इनके सेंटर पे लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इस तरीके से। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज कॉलमनर एपिथेलियम। सो कॉलमनर एपिथेलियम कंटेन वर्टिकली अरेंज्ड cylindrical or brick-like cells. These cells are usually tall in size. Columnar epithelium is generally found in the inner lining of the stomach and intestine. Columnar epithelium कैसे हैं? Columnar epithelium भी जो वर्टिकली अरेंज्ड सेल्स हैं जो कि किस तरीके से लगते हैं? ब्रिक की तरह लगते हैं। जैसे ईंटें होती हैं जो हमारे घरों में ईंटें लगती हैं, कैसी लंबी लंबी बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं, वो सेम तरीके से जो है कॉलमनर एपिथेलियम भी समथिंग लाइक ब्रिक की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम कहाँ पाए जाते हैं? दे आर जनरली फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड इंटेस्टाइन। स्टमक की, ये हमारे स्टमक की इंटरनल लाइनिंग में कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है एंड एक्सटर्नल लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है? एक्सटर्नल लाइनिंग में प्रेजेंट है स्क्वैमस एपिथेलियम और इंटरनल लाइनिंग में क्या प्रेजेंट है? कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। सेम इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में भी क्या प्रेजेंट है? कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इन दोनों के अलावा जो लोकेशन है जहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है वो है ओवरी, स्वेट ग्लैंड एंड मैमरी ग्लैंड, ठीक है। सो अगर इन ग्लैंड्स के बारे में भी पूछा जाए सो हम इजीली बता सकते हैं कि इन ग्लैंड्स में कॉलमनर एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आगे चलते हैं। सब यहाँ हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम। एट सम प्लेसेस इन द बॉडी सच एज इन द लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, जहाँ से हम सांस लेते हैं, एयर इनहेल करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। द कॉलमनर एपिथेलियम इज सीलिएटेड, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है? हमारा जो ट्रैकिया होता है, दिस इज ट्रैकिया, इसके इंटरनल लाइनिंग में अरेंजमेंट होता है कॉलमनर एपिथेलियम का, ठीक है। एंड कॉलमनर एपिथेलियम के सरफेस पे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। दिस इज सीलिया एंड टाइप ऑफ कॉलमनर एपिथेलियम जिस पे सीलिया प्रेजेंट होता है उन्हें हम सीलिएटेड कॉलमनर
एपिथीलियम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी इमेज शो हो रही है, दीज आर कॉलमनर सेल, बट अब क्या है, अब इनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है। अब ये प्रेजेंट है विंड पाइप में। सो जिस तरीके से इनकी लोकेशन होती है उसी तरीके से फिर ये अपने एक्शंस भी परफॉर्म करती हैं। ठीक है, सेल्स जिस भी पार्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट होगी उसका एक्शन जो है उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। अभी कॉलमनर एपिथेलियम जो है विंड पाइप में प्रेजेंट है, सो यहाँ पे इसका जो है फ्री एंड है। ठीक है, सो ये जो है ये फ्री एंड है, तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोजेक्शंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, दीज आर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। सो इन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, सो सेम चीज लिखी है, द सीलिया ऑफ सीलिएटेड एपिथेलियम हैव थ्रेड लाइक प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन called cilia at their free end. The cilia constantly keep lashing and move the material which enter these region. ठीक है, अब अगर कोई भी पार्टिकल इस पार्टिकुलर रीजन में आया तो सीलिया क्या करती है, इसे वन बाय वन मूव कराती है एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, इस तरीके से इस पार्टिकल का मूवमेंट होता है थ्रू द सीलिया। नेक्स्ट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम. So glandular epithelium is also a kind of columnar epithelium. So contain some large cells which secrete certain chemical substance. ठीक है, glandular epithelium में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, कुछ लार्ज सेल्स ऐसी होती हैं जो कि एक सर्टेन टाइप का केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करती हैं. सच सेल्स आर कॉमन इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड द इंटेस्टाइन और ट्यूबुलर ग्लैंड, फॉर एग्जाम्पल द स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड और द लीवर. इस तरीके की लाइनिंग्स जो हैं हमें हमारी स्टमक के इनर लाइनिंग में मिलती हैं, इंटेस्टाइन में मिलती हैं, ट्यूबुलर ग्लैंड्स में मिलती हैं जैसे कि स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड और लीवर ग्लैंड. ठीक है, सो अब क्वेश्चन ये है कि ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन सा सर्टेन टाइप का केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट कर रहा है. ठीक है, और इस केमिकल सब्सटेंस का क्या सर्टेन रोल है. ठीक है, सो अब हम ये देखते हैं. सो जैसे अभी हमने ये देखा कि ग्लैंडुलर एपिथेलियम प्रेजेंट है इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. ठीक है, और ये कुछ टाइप का सर्टेन केमिकल सिक्रीट करता है. सो अब ये बताइए कि हमारे स्टमक में कौन से टाइप का केमिकल सिक्रीट होता है. ठीक है, सो हम सभी को पता है हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, सो ये दो टाइप के मेजर एंजाइम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं हमारे स्टमक में. ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम में हम एग्जांपल ले लेते हैं पेप्सिनोजन का. ठीक है, सो ये जो केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं हमारे स्टमक की सेल लाइनिंग से. ठीक है, सो ये किसका एग्जाम्पल होंगे, ये एग्जाम्पल होंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम का. उसी तरीके से अगर हम इंटेस्टाइन की बात करें सो हमारी इंटेस्टाइन भी काफ़ी टाइप के इंटेस्टाइनल एंजाइम्स सिक्रीट करती है विच इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम. एंड उसी तरीके से हमने एग्जाम्पल दिया स्वेट ग्लैंड का. स्वेट ग्लैंड सिक्रीट करती है स्वेट, टीयर ग्लैंड सिक्रीट करता है टीयर्स और लीवर सिक्रीट करता है लीवर एंजाइम्स. ठीक है, सो दीज आर द एंजाइम्स विच इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम देयर पार्टिकुलर लोकेशंस और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम. यहाँ इस तरीके से ग्लैंडुलर एपिथेलियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है. ठीक है, सो ये जो सेल्स हैं ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम की सेल्स हैं और ये सभी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग एक स्पेसिफिक टाइप का सर्टेन टाइप का जो है केमिकल सब्सटेंस रिलीज कर रही हैं जो इस तरीके से डक्ट से मूव होकर अपनी स्पेसिफिक लोकेशन पे जा रहा है जहाँ पे उस केमिकल की नीड है. ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड epithelium. So stratified epithelium is found in the skin and the cornea. It is composed of several layers. They are called strata of the same or different kind of epithelial cells. Stratified epithelials जो है हमें हमारी स्किन पे एंड कॉर्निया में मिलती हैं. कॉर्निया क्या होता है, जो आइज का रीजन होता है उसे हम कॉर्निया कहते हैं. एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो है ये काफ़ी सारी मल्टीपल लेयर्स की मिलके बनती हैं. ठीक है, स्ट्रेटिफाइड में
काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं सेल्स की। सो इस लेयर मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स को हम एक कॉमन टर्म देते हैं विच इज़ स्ट्रेटा। यहाँ पे सेम टाइम की भी सेल्स हो सकती हैं एंड डिफरेंट टाइप की भी सेल्स हो सकती हैं, ठीक है। सो यहाँ क्या किया गया है, हेयर द अपर लेयर आर स्क्वैमिश, ऊपर की जो लेयर है वो स्क्वैमिश है, लोअर मोस्ट जो है ये क्यूबॉइडल है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर बनती हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स। अब हम बात करते हैं अदर टाइप ऑफ टिश्यूज का विच इज कनेक्टिव टिश्यू। सो एज अ नेम, जैसे कि नाम खुद कह रहा है, अपने बारे में बता रहा है कि मेरा क्या काम है, कनेक्ट करने का। इस एज अ नेम सजेस्ट कनेक्टिव टिश्यू मतलब इनका काम है आपस में कनेक्ट करके रखने का सेल्स को, ठीक है। सो कनेक्टिव टिश्यू बाइंड्स वन टिश्यू विथ अनदर एंड ऑल्सो कनेक्ट वेरियस ऑर्गन्स कीपिंग देम इन देयर प्रॉपर प्लेस। कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, ये आपस में एक एक टिश्यूज़ के साथ जो है मिल के रहते हैं, ठीक है, आपस में बिल्कुल ज्वाइन होके रहते हैं। एंड ये वेरियस अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उन्हें भी अपने साथ कनेक्ट करते हैं एंड कीप देम इन देयर प्रॉपर प्लेस, ताकि जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी अपने एग्जैक्ट पोजीशन पर हैं। ऐसा नहीं कि स्टमक उठ के चला गया ब्रेन वाली जगह पे एंड ब्रेन उठ के चला गया स्टमक वाली जगह पे या लीवर की जगह पे, ऐसा नहीं है। हमारे जितने भी बॉडी ऑर्गन हैं उन सभी की अपनी एक स्पेसिफिक लोकेशन है, वो उसी जगह पे अपनी पोजिशन पे फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। सो उसके लिए वहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है, कनेक्टिव टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि सभी को आपस में जोड़ के रखते हैं, मिला के रखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज के। फर्स्ट इज अबेंडेंस ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, द मैट्रिक्स, फ्यूवर सेलुलर एलिमेंट्स एंड फाइबर। कनेक्टिव टिश्यू में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इंटरसेलुलर सब्सटेंस पाए जाते हैं। इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, सेल्स के बीच में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपस में इस तरीके से 2 सेल्स ज्वाइन हैं। सो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। और इस इंटरसेलुलर स्पेस में जो सब्सटेंस पाया जाता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में मैट्रिक्स पाया जाता है। इसमें काफ़ी कम सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं एंड मोस्टली फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। आगे चलते हैं। द कनेक्टिव टिश्यू इज़ क्लासिफाइड एज फॉलो। कनेक्टिव टिश्यूज़ को हम क्लासीफाई करते हैं कुछ पॉइंट्स के बेसिस पे। द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर पैकिंग एंड बाइंडिंग द ऑर्गन्स, ठीक है। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जो कि प्रॉपर पैकेजिंग एंड बाइंडिंग करते हैं ऑर्गन्स की, सपोर्ट करते हैं। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू गिव्स सपोर्ट, जैसे कि कार्टिलेज एंड बोन्स, ठीक है। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ वो हैं जो कि प्रॉपर बाइंडिंग एंड पैकेजिंग करते हैं ऑर्गन्स की। कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ वो होते हैं जो कि प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, सपोर्टिव होते हैं, जैसे कि कार्टिलेज एंड बोन। कार्टिलेज एंड बोन क्या करता है, बॉडी को उसका एक अपना स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। अगर आप ये अज्यूम करें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में अगर बोन्स नहीं हैं तो क्या वो ह्यूमन बीइंग या वो पर्सन या वो एनिमल स्ट्रेट खड़ा रह सकता है, अपनी एक स्पेसिफिक पोजीशन में खड़ा रह सकता है, ठीक है? नहीं। क्यों? अगर मैं ये बोन निकाल दूं तो इस बॉडी को, इस मास को सपोर्ट देने वाला कोई सिस्टम यहाँ नहीं है। इस वजह से बोन या कार्टिलेज इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है एज अ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। ये सपोर्ट प्रोवाइड कराती हैं, कनेक्ट करके रखती हैं पूरी बॉडी को एक साथ, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ में क्या आएंगे, हमारा ब्लड आएगा एंड लिम्फ आएगा, ठीक है। सो इसी तरीके से कनेक्टिव टिश्यूज़ के 3 क्या रोल्स हो गए। एक जो कि कनेक्टिव टिश्यू है वो प्रॉपर बाइंडिंग एंड पैकेजिंग करा रहा है ऑर्गन्स की। सेकंड वो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो कि कार्टिलेज एंड बोन है। एंड थर्ड इज ब्लड एंड लिम्फ। अब आगे चलते हैं, सबसे पहला देखते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट इज एरियोलर, जिसे हम पैकिंग टिश्यू भी कहते हैं। So it is most widely spread occurring beneath. It makes the skin elastic and help it to withstand pulling strain. So areolar tissues क्या होते हैं? Areolar tissues जो होती है प्रेजेंट होते हैं हमारी एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। So this is our epidermis और एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं एरियोलर टिश्यूज़। एरियोलर टिश्यूज़ जो होते हैं ये क्या करती हैं, स्किन को हमारी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं और हेल्प करते हैं कि वो अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस इमेज में दिखा रहा है कि ये पर्सन क्या कर रहा है, ये अपनी स्किन को पुल कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। सो पुल करने के बाद जब ये अपनी स्किन को रिलीज़ करेगा तो ये जो है दोबारा से अपनी जो है उसी पोजीशन पे आ जाएगी जहाँ पे ये पहले थी। सो इस चीज़ को मेंटेन करने में जो हेल्प कर रहा है इट इज़
एरियोलर टिश्यू, जो कि क्या करता है, पैकिंग करता है, स्ट्रॉन्ग पैकिंग करता है। नेक्स्ट इज एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज को हम फैट भी कहते हैं, ठीक है। सो इट हैज़ अ स्पेशलाइज सेल विच स्टोर फैट। सो एडिपोज टिश्यू जो होते हैं इनमें स्पेशलाइज सेल्स होती हैं जिनका काम है फैट को स्टोर, एंड दिस टिश्यू फॉर्म पैडिंग अंडर द स्किन around kidney, eyeballs, etc. Padding under the skin act as insulation for retaining body heat. So, fat tissue present है हमारे स्किन में एज अ पैडिंग। सो पैडिंग का क्या मतलब है, पैडिंग मीन्स कुशन, ठीक है। जैसे कुशन कितना सॉफ्ट होता है उसी तरीके से ये जो फैट है ये भी हमारे स्किन के बीनीथ प्रेजेंट होती है, बीनीथ प्रेजेंट होगी। तो ये क्या काम करेगी, ये हमारी बॉडी को इंसुलेट करेगी। अगर टेम्परेचर आउटर इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा कम है तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना है, तो उस टाइम पे फैट क्या काम करेगा, फैट एज अ इंसुलेशन काम करेगा। इंसुलेशन मीन्स ये बॉडी को जो है वार्म रखेगा ताकि बॉडी अपना जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन कर सके, रिटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर या बॉडी हीट। सो ये काम है एडिपोज टिश्यूज़ का। नेक्स्ट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, सो ये क्या करेंगे, सो इट इज़ मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स रिफर टू एज फाइबर्स। ये कैसे होती हैं, लॉन्ग लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के सेल्स होते हैं जिन्हें हम फाइबर्स कहते हैं। सो द फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड बंडल टुगेदर बाय एरियोलर टिश्यूज़। ये जो फाइबर्स हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये आपस में एज अ बंडल एक गुच्छा बनाते हैं आपस में बाय एरियोलर टिश्यू की हेल्प से, ठीक है। दे फॉर्म द टेंडन विच कनेक्ट मसल टू बोन एंड लिगामेंट विच कनेक्ट बोन टू बोन एंड होल्ड दैम इन पोजिशन। फाइबर्स आपस में बंडल बना रहे हैं, इस तरीके से आपस में बंडल बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ये फॉर्म कर रहे हैं टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारी मसल को बोन से ज्वाइन करके रखते हैं, उन्हें हम टेंडन्स कहते हैं। एंड लिगामेंट्स, लिगामेंट्स वो होते हैं जो कि बोन को बोन से ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम लिगामेंट कहते हैं, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि टेंडन एंड लिगामेंट्स क्या हैं। सो टेंडन्स वो ऑर्गन, वो पार्ट्स होते हैं जो कि बोन को मसल से ज्वाइन करके रखते हैं या मसल्स को बोन से ज्वाइन करके रखते हैं, एंड लिगामेंट्स वो होते हैं जो कि बोन को बोन से ज्वाइन करके रखते हैं इन देयर स्पेसिफिक पोजीशन। नेक्स्ट इज सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू है, इट मीन्स ये सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा होगा। और हमने पढ़ा है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज दो टाइप के होते हैं, एक है बोन एंड नेक्स्ट इज कार्टिलेज। सो दीज आर द टू सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। सो कार्टिलेज क्या है, ये एक नॉन पोरस टिश्यू है, ठीक है। इट हैज़ थिकन इंटरसेलुलर सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इट हैज़ नो ब्लड वेसल्स और नर्व्स। कार्टिलेज में किसी भी तरीके की ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होंगी, ना ही नर्व्स प्रेजेंट होंगी। कार्टिलेज सेमी ट्रांसपेरेंट होता है एंड इलास्टिक होता है, ठीक है। सो मीन्स ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ये सेमी ट्रांसपेरेंट है एंड इलास्टिक है। एंड कार्टिलेज आर फाउंड इन द टिप्स ऑफ द नोज। कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, एट द टिप ऑफ द नोज, एट द टिप ऑफ द नोज, एक्सटर्नल ईयर एंड ट्रैकिया। सो दीज आर सम लोकेशंस जहाँ पे कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बोन की तरह तो होती हैं बट ये प्रॉपर बोन्स नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं एंड फ्लेक्सिबल होती हैं, मूवमेंट बहुत अच्छा होता है। बोन्स को हम मूव नहीं कर सकते, बोन्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं कि हमारी फिंगर्स की बोन है तो इनको हमने मूव करना स्टार्ट कर दी, क्यों, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड होती हैं। कार्टिलेज इतना सॉलिड नहीं है, ठीक है। सो एक्सटर्नल ईयर, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स between vertebrates and at the end of the long bone. So these are the location of cartilage. Next is bone. So bone कैसी है, bone बहुत ज़्यादा हार्ड पोरस टिश्यूज़ है। कार्टिलेज कैसी थी, ये नॉन पोरस टिश्यू थी, एंड बोन कैसा है, ये पोरस टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल एंड अ रिजिड मास ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट। बोन्स में
लिविंग सेल्स भी होती हैं जिसे हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, एंड काफ़ी अमाउंट में इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ भी हमने दो टाइप की पढ़ाई थी, एक ब्लड पढ़ा था हमने, एक लिम्फ पढ़ा था। सो ब्लड किसका बना हुआ है, ब्लड बना हुआ है एज अ पार्ट ऑफ द लिक्विड पार्ट, इसमें है प्लाज्मा, एंड द सेलुलर पार्ट है यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। इन सभी को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ठीक है, सो ब्लड किसका बना हुआ है, इसमें ब्लड में लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा, एंड सेलुलर पार्ट होता है रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। यहाँ पे देखिए ये रेड ब्लड सेल है, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं एंड ये प्लेटलेट्स हैं। ये तीनों ही सेलुलर पार्ट्स हैं, मतलब सॉलिड पार्ट्स हैं। एंड जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, जो कि ब्लड को लिक्विड टेक्सचर देता है, वो होता है बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। नेक्स्ट हम देखेंगे अब लिम्फ। सो लिम्फ क्या है, लिम्फ भी एक फ्लूइड है जो कि सराउंड करता है हमारे बॉडी सेल्स को। हमारी बॉडी सेल्स के अराउंड जो फ्लूइड होता है, फॉर एग्जांपल दीज आर बॉडी सेल्स। सो इन बॉडी सेल्स के अराउंड जो फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। ठीक है, सो इट इज़ इसेंशियली द ब्लड प्लाज्मा दैट हैज़ ooze आउट ऑफ द ब्लड वेसल्स। इट कंटेन वाइट ब्लड सेल्स एंड नॉट द रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे एक लाइन इन्होंने क्या कही, इन्होंने ये कहा कि हमारा जो लिम्फ होता है ये एसेंशियली ब्लड का प्लाज्मा है, ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट है। हमने ये पढ़ा कि ब्लड बना होता है 4 कंपोनेंट से, इसका जो ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसे हमने पढ़ा इट इज़ प्लाज्मा। सो बेसिकली लिम्फ क्या है, लिम्फ इज़ द ब्लड प्लाज्मा, ब्लड का जो प्लाज्मा है वही लिम्फ है। जब ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है मूव करता है तो उसमें से जो प्लाज्मा है कुछ अमाउंट का वो ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है। सो ये जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो कि ब्लड वेसल से बाहर आ रहा है, इस फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं, इसी को हम लिम्फ कहते हैं। इस लिम्फ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस लिम्फ के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सो लिम्फ के अंदर वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगे, ना कि रेड ब्लड सेल्स। Next is both blood and lymph are mainly concerned with transportation and also with immunity. Blood and lymph दोनों ही का जो है मेन जो मकसद है, उनका मेन मकसद है ट्रांसपोर्टेशन करना एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट इज मसल टिश्यूज़। अब हम जो थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे इट इज़ मसल टिश्यूज़। सो मसल टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं मसल्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वो सभी फॉर्म होती हैं मसल टिश्यूज़ से। सो मसल टिश्यूज़ कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। मसल टिश्यूज़ कैसे होते हैं, हम उन्हें जो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिलैक्स भी कर सकते हैं। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं या जब हम जिम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग जो अपनी मसल्स पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो जब भी जो है हम डंबल्स को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो वहाँ पे हमारी मसल्स जो वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। बट जब भी हम अपने हाथ को नीचे की तरफ लाते हैं, जब उससे जो है डाउनवर्ड पोजीशन पे लाते हैं, या ये कहें अपने हैंड को उसकी एक्चुअल पोजीशन पे लाते हैं, तो उस टाइम जो मसल्स हैं हमारी वो रिलैक्स पोजीशन में हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। उस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा जो उस पर प्रेशर बिल्डअप कर रहे थे। दस दे हेल्प द बॉडी इन इट्स मूवमेंट। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट होता है। ठीक है, हम जितने भी मूवमेंट कर रहे हैं, अपने हैंड से मूवमेंट करें, अपने लेग से मूवमेंट करें या अपना बॉडी का मूवमेंट करें, ये सभी जो होते हैं क्यों, क्योंकि मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर रही है। अब इसमें भी टाइप ऑफ मसल्स टिश्यूज़ हैं। एक है स्ट्रेटेड मसल। ठीक है, सो स्ट्रेटेड मसल जो होती है इसे हम स्केलेटल भी कहते हैं, स्ट्रिप्ड के कहते हैं और वॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। क्यों, तो स्ट्रेटेड मसल्स वो मसल्स होती हैं जो कि जिनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। फॉर एग्जाम्पल हैंड मसल्स का मूवमेंट हम कर सकते हैं, बाइसेप्स का कर सकते हैं, अपने ट्राइसेप्स का कर सकते हैं, लेग मूवमेंट कर सकते हैं। तो इन सब जगहों को जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में है कि हम जब चाहे अपने हैंड का मूव कर सकते हैं, जब चाहे अपने लेग को मूव कर सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में। ठीक है, सो स्ट्रेटेड मसल्स वो मसल्स होती हैं जिनका मसल्स जो है, जिनका मसल मूवमेंट जो है वो अंडर कंट्रोल होता है। ठीक है, ये हमारे मूड पर डिपेंड है कि हमें कब इसका मूवमेंट कराना है। अनस्ट्रेटेड मसल्स कौन सी होती हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल भी कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं और इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वो मसल्स होती हैं जिनका फंक्शन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इनका इनवॉलेंट्री एक्शंस होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे पहले इसको हम लिखते हैं नॉट अंडर कंट्रोल, इनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा प्यूपिल, आइरिस,
सो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मसल्स जो है इनका जो मूवमेंट होता है, या हम ये कहें हमारी जो प्यूपल है इसका एक्सपेंड होना एंड इसका फिर जो है अपनी पोजीशन पे आ जाना वापस, ये जो मूवमेंट है हमारे कंट्रोल में नहीं कि ये मूवमेंट हमने कंट्रोल कर लिया कि नहीं अब हमारी आई की प्यूपल जो है अब ये मूव नहीं करेगी, अभी एक जगह पर रहेगी, ठीक है। सो ये हमारे अंडर कंट्रोल नहीं है, ठीक। तो इसीलिए एक्शन कैसा है, इनवॉलेंट्री है। नेक्स्ट इज हार्ट और कार्डियक मसल। हार्ट एंड कार्डियक मसल का जो फंक्शन होता है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। हार्ट का बीट करना, ठीक है, बीट करना, या ये कहें कि हार्ट मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना, ये जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो ये भी एक एग्जांपल हो गया मसल कंट्रोल का, मसल टिश्यूज़ का। नेक्स्ट अब आगे चलते हैं हम, यहाँ पे सेम जो है अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में पढ़ेंगे। सो 3 काइंड ऑफ मसल्स आ, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रेटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स को हमने और क्या कहा था, स्ट्रेटेड मसल्स को हमने कहा था स्केलेटल, स्ट्रिप्ड और वॉलेंट्री मसल्स। सो स्ट्रेटेड मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आर विल, हमारी मर्जी के कंट्रोल में है ये। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर्स की बनी हुई हैं एंड इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड ये कैसी है, स्ट्रेटेड मसल्स हैं। दिस मसल मूव ओनली व्हेन यू वांट टू इट, दे कंस्टिट्यूट 50% ऑफ द बॉडी वेट, हमारी बॉडी का जो 50% वेट है उसमें हमारी किसके इन्वॉल्वमेंट है, उसमें कंट्रीब्यूशन है स्ट्रेटेड मसल्स का। दीज मसल्स आर फाउंड इन द आर्म्स, लेग्स, फेस, नेक एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट इज अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स जो होती हैं ये वो मसल्स होती हैं जिनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। दे आर मेड अप ऑफ स्पाइंडल शेप या स्प्लेंडर टेपरिंग सेल्स विच आर यूनिन्यूक्लिएटेड, ठीक है। इनमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इनका एंड कैसा होगा, टेपरिंग एंड होगा। इस टाइप के जो एंड होता है इस एंड को हम टेपरिंग एंड कहते हैं। दीज आर tapping ends. They are found in the walls of the intestine, helping in the passage of food, muscles of the iris of the eye, skin lining of the body muscles, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस एक्सेट्रा, ठीक है। क्योंकि ये वो लोकेशंस हैं जिनका मूवमेंट, जिन मसल्स का मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम अपने इंटेस्टाइन के मसल को कंट्रोल करके रखें कि नहीं अभी जो है हमें मूवमेंट नहीं करना है, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि हमारे ओइसोफेगस से जो फूड जा रहा है, फूड पाइप से जो फूड जा रहा है उसके मूवमेंट को हम कंट्रोल कर लें कि नहीं अभी इस पोजिशन पर फूड रुक जाए, इसके बाद ये थोड़ी देर बाद मूव करे। या हमारे आइरिस का जो मूवमेंट होता है उसे भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे जो स्किन में जो ब्लड वेसल्स है उसके फंक्शंस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हम अपनी यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स के फंक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही हम अपनी यूट्रस के मसल के फंक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये वो वाले मसल्स थी जो कि हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होती। दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। नेक्स्ट इज कार्डियक मसल्स। सो कार्डियक मसल्स भी कैसी होती हैं, ये भी इनवॉलेंट्री होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपनी हार्ट के मसल्स को कंट्रोल कर लेते कि नहीं अभी तुम बीट मत करो, 5 मिनट बाद बीट करना है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, उसी वक्त जो हमारी डेथ हो जाएगी। सो ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इन फंक्शन फाउंड ओनली इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, द फाइबर्स ऑफ कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड एंड ब्रांच्ड। कैसे हैं? स्ट्रेटेड है, ब्रांचिंग यहाँ पे आपको मिलेगी, एंड न्यूक्लियस कैसा यहाँ पे भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। दे आर रिलेटिवली शॉर्ट इन साइज, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट विदाउट आउटसाइड स्टिमुलेशन एंड डू नॉट गेट टायर्ड सून, ठीक है। हार्ट की मसल्स जो होती है कभी भी टायर्ड नहीं होती। ऐसा हमने नहीं सुना होगा कि कभी हमारे हार्ट मसल्स जो है रिलैक्स करें, क्यों? क्योंकि वो अभी काफ़ी काम करके थक गई हैं। क्यों? अगर हमारी हार्ट की सेल्स अगर जिस दिन मसल्स थक गई उस दिन हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। सो दे नेवर गेट टायर्ड सून। सो लास्ट अब हमें जो पढ़ना है इट इज़ नर्वस और न्यूरल टिश्यू। सो इट कंस्टिट्यूट द नर्वस सिस्टम। नर्वस या न्यूरल टिश्यूज़ जो हैं ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को ही बनाते हैं। दिस टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड इलोंगेटेड सेल विच इज़ कॉल्ड न्यूरॉन। नर्वस टिश्यूज़ किसके बने हुए हैं? न्यूरॉन के बने हुए हैं। ईच नर्व सेल कंस्टिट्यूट ऑफ अ सेल बॉडी कॉल्ड पेरिकैरियन और साइटोन containing the nucleus, one or more elongated hair-like extension called dendrites or dendron. One of these, the axon, may be very long, sometimes as long as 1 meter or even 3 meters in an elephant. सो यहाँ पे अब हमें जो है नर्व सेल का स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि नर्व सेल का जो सेल बॉडी होती है
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सेल बॉडी है, इस स्ट्रक्चर को जहाँ पे बीच में सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे हम पेरिकैरियन कहते हैं या साइटोन कहते हैं, या इसी को हम सेल बॉडी भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे इलॉन्गेटेड हेयर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, इस तरीके से लंबे लंबे हेयर की तरह एक्सटेंशंस निकले हुए हैं। इन एक्सटेंशंस को हम डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन्स कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि लॉन्ग होता है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होता है, इसे हम एक्सॉन कहते हैं। ये एक्सॉन की जो लेंथ है ये 1 मीटर भी हो सकती है और इवन 3 मीटर भी हो सकती है इन केस ऑफ एलिफेंट। ठीक है। The nerve tissues is concerned with the perception and response of the animals. Nerve tissues का जो concern होता है, इनका मेन एम ये होता है कि ये हमारे एक्शन जिस तरीके से अगर हम परसेप्शन से हमारा उससे इसका कंसर्न होता है एंड रिस्पॉन्स उसी के अकॉर्डिंग करते हैं ये एनिमल्स की बॉडी में। ओके, आई होप आपको इस क्लास में एनिमल टिश्यूज़ पूरा कंप्लीट समझ में आया हो। जहाँ पे भी क्वेरी हो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।